चलिए अब चैप्टर में इमेज से समझते हैं कि फ्लावर कैसे होता है। इसको तो पढ़ ही चुके हैं कि फ्लावर क्या है। फ्लावर आर द मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट कंटेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स टिपिकली प्रोड्यूस सीड्स एंड फ्रूट्स। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के एंड में एज अ रिजल्ट सीड्स और फ्रूट बनाएगा फ्लावर। अब फ्लावर फ्लावर ये एनसीईआरटी का इमेज है जिसको हम पढ़ेंगे। अब जैसे यहाँ पे आपको सेपल्स लिखा दिख रहा होगा, ये सेपल्स के एक रिंग को हम कैलिक्स बोलते हैं। सेपल्स के पूरे रिंग को कैलिक्स बोलते हैं। ये ग्रीन कलर का होता है और फ्लोरल बड जब अंडर डेवलप कंडीशन में होती है तब उसको प्रोटेक्ट करता है। फिर हमने पीडिसल के बारे में बताया था, तो ये है पीडिसल, इसको हम पीडिसल बोलते हैं। इसके बाद आप पहली रिंग तो देख लिए कैलिक्स की, दूसरी रिंग देखिए कोरोला की, इसे हम पेटल्स बोलते हैं और पेटल्स के पूरे एक रिंग को कोरोला बोलते हैं। पेटल ही कलरफुल होता है जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। इसके बाद ये संरचना जो आपको दिख रही होगी, ये इसको हम स्टामेन बोलते हैं, स्टामेन। और कलेक्शन ऑफ स्टामेन को एंड्रोसियम बोलते हैं। इसके बाद एक और संरचना दिख रही होगी, ये सारे स्टामेन है, ये स्टामेन है और ये स्टामेन है। इसके बाद बीच में जो है ये, सॉरी भाइयों मुझसे गलती हो गई, अलग कलर से बताना था, सेम कलर ले लिया। ये भाइयों क्या है, इसको बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलते हैं, पिस्टिल। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट, अलग कलर से लें जैसे ही आपकी मर्जी। आप बोलेंगे अलग कलर से लेना तो अलग कलर से भी लेंगे, जिस कलर से बोलेंगे उस कलर से लेंगे। चलिए अलग कलर से लेते हैं, कौन सा कलर ले लें, येलो कलर दिखाई देगा, चलो येलो कलर ले लेते हैं। इसके बाद ये वाला पार्ट भाइयों, ये इसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। इट इज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द पोलन ग्रेन। इसके बाद आपको ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, ये इलोंगेटेड होता है, सीधे लंबा, उसको हम स्टाइल बोलते हैं। यही वो रास्ता है जहां से पोलन ट्यूब ग्रो होकर ओवरी तक जाएगी। ये रास्ता प्रदान करता है पोलन ट्यूब को ओवरी तक पहुंचाने के लिए। इसके बाद ये जो नीले कलर से हमने बनाया है, ये है ओवरी, इसे हम ओवरी बोलते हैं। इसी के प्लेसेंटा में ओब्यूल बनेगा। ओब्यूल के अंदर एग बनेगा और एग के फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। ये चलिए अब चलते हैं, इसको पढ़ते हैं क्या लिखा है। सेपल्स मॉडिफाइड लीव्स दैट इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द डेवलपिंग बड्स। Sepals are the modified leaves that protect the
डेवलपिंग कंडीशन इन द बर्ड्स, जब बर्ड्स डेवलपिंग कंडीशन में होती है तब उसको ये प्रोटेक्ट करता है, सेपल्स। इसके बाद पेटल्स को देखें, अभी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं आया है, जहां पे आएगा मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पीडीएफ में है, उसको हाईलाइट करता जाऊंगा। बता दिया हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्लावर में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया हूं, और पीडीएफ में उसको हाईलाइट करूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है। ये बात, इसके बाद आप पेटल्स देखिएगा, सेपल्स के नीचे पेटल्स, ब्राइटली कलर्ड पार्ट्स डिजाइन टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए ये डिजाइंड होता है। इसके बाद स्टामेन, पेन लेना पड़ेगा, स्टामेन, स्टामेन मेल पार्ट है जो पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करेगा। कैसे प्रोड्यूस करेगा ये भी बताऊंगा, अभी चिंता मत करिए, सब बताऊंगा। इसके बाद ये है पिस्टिल, इसको पिस्टिल बोलते हैं, पिस्टिल या कार्पल, पिस्टिल या कार्पल। जब एक गाइनोसियम में एक पिस्टिल होता है या एक कार्पल होता है उसे मोनोकार्पलरी, जब बहुत सारे कार्पल होते हैं, एक से अधिक कार्पल होते हैं, तब उसे मल्टी कार्पलरी। इसके एग्जाम्पल भी बताऊंगा कौन कौन से हैं। अभी सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर आप पढ़ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब ये है एंड्रोसियम, एंड्रोसियम के बारे में कुछ पढ़ लें। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पहले ही बता चुका हूं, एंड्रोसियम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके बाद कलेक्शन ऑफ स्टामेन है, एंड्रोसियम इज अ कलेक्शन ऑफ स्टामेन। फ्लावर में जितने स्टामेन होंगे उन सभी को कलेक्ट करो, उसको हम बोलेंगे एंड्रोसियम। इसका फंक्शन वही होता है कि फर्टिलाइजेशन करने के लिए मेल गैमीट को बनाता है, मतलब पोलन ग्रेन को बनाता है। पोलन ग्रेन बनाएगा मेल गैमीट को। पोलन ग्रेन इज अ मेल गैमीटोफाइट, यस। इसके बाद गाइनोसियम, ये गाइनोसियम, गाइनो वर्ड से आपको क्या मतलब, कभी गायनेकोलॉजिस्ट सुने होंगे। गायनेको, गाइनो शब्द फीमेल से रिलेटेड है, मतलब गायनेकोलॉजिस्ट फीमेल के बारे में स्टडी करता है, ऐसा डॉक्टर जो फीमेल का हो, केवल महिलाओं को भी उपचार करे, उसे गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ये गाइनो शब्द फीमेल के लिए आता है, मतलब फ्लावर में ये पार्ट फीमेल गैमीट को बनाएगा। गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ द पिस्टिल या कार्पल्स, ये कार्पल या पिस्टिल से मिलकर बने होते हैं, इसको गाइनोसियम बोलते हैं। कार्पल के पार्ट्स, कंपोनेंट ऑफ द कार्पल बता चुका हूं। स्टिग्मा रिसीविंग पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन रिसीव करता है। स्टाइल कनेक्टिंग टू स्टिग्मा टू ओवरी, स्टिग्मा और ओवरी के कनेक्शन को बनाए रखता है, वहीं से पोलन ट्यूब आएगी। इसके बाद कंटेनिंग द फीमेल और फिर ओवरी, ओवरी ओब्यूल को बनाएगा और ओब्यूल बनाएगा एक को, ओब्यूल के अंदर बनेंगे एक। अब आगे चलें, अब पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंड्रोसियम आता है, और एंड्रोसियम की सिंगल यूनिट को, मतलब कई सारे स्टैमेन से मिलकर फ्लावर में जितने सारे स्टैमेन हैं उन सभी को हम एंड्रोसियम बोलेंगे। और एक स्टैमेन को उठाकर हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि स्टैमेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है।
माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोर कैसे बनता है, माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं, फिर उनका पोलिनेशन बाद में तो देखेंगे ही। चलो पढ़ते हैं पहले। एक एंथर, ये आपको एंथर दिख रहा होगा, ये है एंथर। इसको पूरे भाग, मतलब यहां से लेके यहां तक के भाग को स्टामेन बोलेंगे। इसके बाद इस वाले भाग, सॉरी भाइयों सॉरी, माउस से बन नहीं रहा, इसको बोलेंगे हम एंथर। ये इसमें आपको दो लोब दिखाई दे रहे होंगे, पहला लोब, एक इसके ठीक पीछे, पीछे ये दूसरा लोब। ओके, इट इज क्लियर, यस क्लियर। इसके बाद एंथर से एक इलोंगेटेड पार्ट आपको एक दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। अब हमने बताया था कि फिलामेंट को यदि मतलब उसको इलोंगेटेड लॉन्गिट्यूडनली एक खड़ा कर दिया जाए, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में उसका जो एंड, जैसे मान लीजिए ये फिलामेंट, अर्थ के रिस्पेक्ट में जो एंड पास में होगा उसको प्रोक्सिमल एंड, और जो एंड दूर होगा उसे हम डिस्टल एंड बोलेंगे। मतलब फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड जुड़ेगा पेटल से, जुड़ेगा थैलेमस। ठीक, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि फिलामेंट का कौन सा पार्ट पेटल्स या थैलेमस से जुड़ता है, वो है प्रोक्सिमल एंड। और फिलामेंट का कौन सा पार्ट एंथर से जुड़ता है, डिस्टल एंड। ये चीज इंपॉर्टेंट है, प्लीज हाईलाइट। मैं इसको हाईलाइट करवाता हूँ। इसको हाईलाइट कैसे करें, ब्लैक कलर, हाईलाइटर आता था यार इसमें, नहीं दिख रहा हाईलाइट। ये ये प्रोक्सिमल एंड है। ठीक, और इसमें डिस्टल एंड भी बता चुका हूँ, डिस्टल एंड आप लिख लीजिएगा। ये पेटल या थैलेमस से जुड़ता है। इसके बाद एंथर के बारे में जाने, तो एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, बाइलोब्ड।
एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, ईच लोब है टू माइक्रोस्पोरेंजिया। उसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया अभी नहीं बोलेंगे, अभी बोलेंगे थीका। थीका क्योंकि उसके अंदर माइक्रोस्पोर अभी बने ही नहीं। जब माइक्रोस्पोर बनेंगे तब उस थीका को बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। अभी नहीं, अभी नहीं बोलना, अभी केवल उसको बोलना है थीका। मतलब ईच लोब है टू थीका, इसलिए डाइथीकस। मतलब हमारा एंथर डाइथीकस भी होता है। ठीक, डाइथीकस होता है। बाइलोब होता है, दो लोब होते हैं इसलिए बाइलोब। और एक लोब में दो थीका होते हैं इसलिए डाइथीकस भी होता है, इसलिए यहाँ पे डाइथीकस भी होगा। दे दे ओ, मिल गया मिल गया मिल गया। ये डाइथीकस, ये बाइलोब्ड एंड डाइथीकस होता है। ठीक है, अब हम एंथर को ट्रांसवर्जली काटेंगे, काटेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब थीका कैसे होता है, कैसे अरेंज होता है। ओके भाइयों, अब चलें आगे। शानदार, जानदार और जबरदस्त। चलो अब आगे देखते हैं। जैसे ये आंसर हो गया, इसको मिटा दे पहले, नहीं कंफ्यूजन क्रिएट होगा। मैं जानता हूँ कंफ्यूजन होगा, इसलिए कंफ्यूजन रखना ही नहीं चाहता। ये फिलामेंट वाला नहीं मिट रहा, ये स्टामेन पूरा मिट गया। ये सेकंड लोब और ये फर्स्ट लोब, मतलब दो लोब। बाई लोब, बाई मतलब दो के लिए यूज करते हैं, ट्राई तीन के लिए यूज करते हैं, डाई भी दो के लिए यूज करते हैं, बाई और डाई दो के लिए यूज करते हैं। जहां पे बाई लोब्ड बोले मतलब दो लोब, डाई थीका मतलब दो थीका। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? हाँ, इसको काटना था ट्रांसवर्जली। कैसे काटे? पेन से ही काट दो। चलो इसको भाइयों ऐसे काटेंगे, ऐसे, ऐसे काटेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे ये संरचना, ये संरचना देखेंगे। इस संरचना में आपको दिख रहा होगा कि एक लोब में दो थीका, दो थीका, ये थीका है। इसमें तो पोलन ग्रेन बन गया है इसलिए पोलन सेक बोल रहा हूं। जब तक पोलन ग्रेन नहीं बनेगा तब तक उसको थीका बोलूंगा। और ये दूसरा थीका, इसलिए हम इसको डाइथीकस बोलते हैं। ठीक है, ये तीसरा थीका और ये चौथा थीका, इसलिए ये टेट्राहेड्रल भी होता है। चलो इसको कहीं टेट्राहेड्रल लिख रहा होगा, मैं बताऊंगा कहाँ पे। चलो तो देखिए, जो थीका होते हैं उसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू कम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। जब तक वो टिश्यू है, सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, तब तक हम उसको थीका बोलेंगे। तब तक इस संरचना को हम थीका बोलेंगे जब तक उसमें माइक्रोस्पोर नहीं बन जाते। जब माइक्रोस्पोर बन जाएगा तब इसी थीका को हम माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया, इसी थीका को। और जब वो माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन में बदल जाएगा तब हम इसे पोलन सेक बोलेंगे, उससे पहले नहीं बोलेंगे। जब ये माइक्रोस्पोर अलग होकर, पहले ये माइक्रोस्पोर क्या होते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है उसमें माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू है, वो मियोसिस डिवीजन करके बनाएगा चार माइक्रोस्पोर। वो आपस में अटैच होते हैं कैलोज नामक केमिकल से। जब एंथर मैच्योर होता है तब वो कैलोज डिहाइड्रेट हो जाता है और वो माइक्रोस्पोर आपस में जो चिपके रहते हैं, कम्पैक्टली अरेंज्ड रहते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं। तब उसे हम पोलन ग्रेन बोलते हैं क्योंकि वो पोलिनेशन के लिए तैयार हो चुका है।
अब इसके बाद पॉलिनेशन नहीं हुआ तो हो जाएगी एक बड़ी घटना, उसकी वायबिलिटी खत्म हो सकती है, फर्टिलाइजेशन करने की क्षमता खत्म हो सकती है। इसलिए जब तक इस थीका के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू, इस थीका के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू माइक्रोस्पोर नहीं बनाते, तब इसको थीका, जब वही स्पोरोजिनस टिश्यू माइक्रोस्पोर बना लेंगे तब माइक्रोस्पोरेंजिया, और जब माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन बन जाएगा तब इसी थीका को पोलन सैक बोलेंगे, पोलन सैक। आपको ये फिलामेंट दिख रहा होगा, इसको मैं बता चुका हूं, प्रोक्सिमल एंड, डिस्टल एंड, याद आ रहा होगा, बिल्कुल याद आ रहा होगा, याद कैसे नहीं आएगा, इतना तेज तेज बोल भी तो रहा हूं, एनर्जी भी तो खत्म हो रही है मेरी, गला दर्द करने लगा इतना तेज तेज बोलने से। चलो अब आगे कहाँ तक पढ़ा दिया मैंने, डिसेंस। ये आपको जो एक गैप दिख रहा होगा, इसको पता है ये पोलन ग्रेन के समय डेहिसेंस होता है, डेहिसेंस ऑफ लाइन लिखा है ना, मतलब यहीं से पोलन ग्रेन, यहीं से एंथर फटेगा, यहीं से एंथर फटेगा और फट कर पोलन ग्रेन को रिलीज करेगा। समझ में आया, ये डेहिसेंस ऑफ लाइन है। अब हमें एंथर तो पढ़ लिए, एंथर के कलेक्शन को एंडोसियम बोलते हैं, ये भी जानते हैं। अब हमें क्या पढ़ना चाहिए, ये पार्ट पढ़ लिया मैंने, ओहो आ गया हमारा काम का सामान, माइक्रोस्पोरेंजिया। थीका तो जान, थीका भाई है, मतलब इसमें माइक्रोस्पोर आ चुके हैं, माइक्रोस्पोर बन चुका है। इसको पोलन सैक भी मैंने कोष्टक में लिख दिया है कि यही पोलन सैक बनाएगा, इसी को ही पोलन सैक बोलेंगे। अभी तो माइक्रोस्पोर बना दो। एंथर इज बाइलोब्ड, बाइलोब्ड मैंने पढ़ा था कि बाइलोब्ड होता है, एंथर बाइलोब्ड होता है, एंथर बाइलोब्ड होता है, एंथर बाइलोब्ड होता है, एंथर बाइलोब्ड होता है, क्योंकि दो लोब होते हैं इसलिए बाइलोब। एंथर टेट्रागोनल होता है, चार कोने होते हैं, टेट्रा, बाई, ट्राई, टेट्रा, टेट्रा मतलब चार, ट्राई मतलब तीन, ट्राई वाला ट्राई नहीं, ट्राई मतलब तीन, बाई मतलब दो, डाई मतलब दो, ये टेट्रा कंसिस्ट ऑफ द फोर माइक्रोस्पोरेंजिया, फोर माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब थीका ही अब माइक्रोस्पोरेंजिया बन चुका है, लोकेटेड इन फोर कॉर्नर, चार कॉर्नर में होते हैं इसलिए टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, टू इन ईच लोब, एक लोब में दो, टू इन ईच लोब, इसलिए डाइथीकस भी बोलते थे इसको, हम अपने एंथर को डाइथीकस भी बोलते थे। क्यों, क्योंकि टू थीका हैव ईच लोब, टू थीका हैव ईच लोब, इसलिए डाइथीकस। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इसको मैंने डिटेल से पढ़ा दिया और पढ़ भी लिया। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, ये इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे, चलिए। इट इज कंसिस्ट ऑफ फोर लेयर, एपी फोर लेयर, देखिए पहला पार्ट माइक्रोस्पोरेंजिया फोर लेयर से मिलकर बना होता है, कितने लेयर से मिलकर बना होता है, फोर लेयर। कौन कौन से, चलिए देखते हैं। पहला लेयर है एपिडर्मिस, दूसरा लेयर है एंडोथीसियम, तीसरा लेयर है मिडिल लेयर,
और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इनर मोस्ट लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया टेपिटम। बाकी के 3 लेयर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्शन का काम करेंगे। बाहर के लोग प्रोटेक्शन का काम करेंगे, बॉडीगार्ड। जबकि अंदर जो टेपिटम है सबसे इनर मोस्ट लेयर है माइक्रोस्पोरेंजिया की, ये माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रदान करेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे ताकि इनके सेल में अच्छे से कोऑर्डिनेट हो पाए। इनके सेल के जो ऑर्गन है, सेल जैसे सेल के भी ऑर्गन होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये भी होते हैं, अच्छे से कोऑर्डिनेट हो सके, अच्छे से न्यूट्रिशन को बना सके, इसलिए मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जा सकते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म। ओके, आगे चलते हैं, टेपिटम के बारे में स्टडी करते हैं। इट इज अ इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर तो बता चुका हूं, माइक्रोस्पोरेंजिया सेल, टेपिटम पोसेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लेगा कि कौन सी सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है और डेंस साइटोप्लाज्म से भरी होती है। टेपिटम की सेल, टेपिटम की सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड डेंस साइटोप्लाज्म से भरी होती है। ओके, चलो अब हम देखते हैं थीका। मैंने बोला था यहां से इसको काटो, अरे कहाँ से कट गया भैया, तू काहे बेइज्जती करा रहे हो बे, अच्छे से पढ़ो। मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, किसी के लिए नहीं, क्योंकि गलती मुझसे हो रही है। अच्छे से प्रैक्टिस किए होते तो ऐसे नहीं होता। इसको हम यहाँ से काट दे, ठीक है। बाइलोब्ड हो गया, बाइलोब्ड हो गया। ईच लोब है 2 थीका, 1 थीका, 2 थीका। अभी इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू कम्पैक्टली अरेंज्ड है, इसलिए थीका, 1 थीका, ये 1 थीका हो गया, ये दूसरा थीका हो गया। क्यों इसी को बता रहा हूं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। डाइथीकस होता है, आ जाएगा क्वेश्चंस में कि आंसर डाइथीकस होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा, मार्क करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। ईच लोब हैव 2 थीका, और ये तीसरा थीका और ये चौथा थीका, ठीक। इसी को हमने काटा है, इसी को काट के और ये रिप्रेजेंट किया है। एपिडर्मिस आउटर लेयर, उसके अंदर वाली लेयर, ठीक अंदर वाली लेयर नेक्स्ट टू एंडो, एपिडर्मिस उसके ठीक अंदर एंडोथीसियम, फिर उसके भी अंदर मिडिल लेयर। मतलब आउटर टू इनर जाएं तो पहले हमें मिलेगी एपिडर्मिस, फिर उसके ठीक बाद मिलेगी एंडोथीसियम, और उसके ठीक बाद मिडिल लेयर, सबसे लास्ट में मिलेगी टेपिटम। कहाँ है टेपिटम भाई, ये टेपिटम, ये है टेपिटम, इसे बोलेंगे टेपिटम, ठीक। और अंदर ये स्पोरोजिनस टिश्यू है जो कम्पैक्टली अरेंज्ड है। प्रत्येक स्पोरोजिनस टिश्यू माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस होगा, 4 माइक्रोस्पोर हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनेंगे, डिप्लॉइड नहीं। हेप्लॉइड कैसे बनता है, जिसमें मियोसिस हो जाए, मियोटिक हो जाए, वो हेप्लॉइड हो जाएगा, मतलब 2n से n बन जाएगा। यदि 23 क्रोमोसोम, सॉरी 46 क्रोमोसोम है, 23 बचेंगे। मियोसिस के बाद आधे हो जाएंगे क्रोमोसोम, आधे हो जाएंगे। मियोसिस 2 फेज में होता है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड।
इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो मतलब हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल ने माइक्रोस्पोर बना ही दिया। फिर इसके बाद ये उसी का डिटेल स्ट्रक्चर है। ये पोलन ग्रेन निकल रहे हैं। डेhiscence सप्लाइन बताया था ना कि बीच में छूटा क्यों है, वही है डेhiscence सप्लाइन, वहीं से एंथर फटेगा और एंथर रिलीज करेगा। ये रिलीज कर रहा है एंथर, पोलन सॉरी, एंथर फटेगा, पोलन ग्रेन रिलीज करेगा। ये पोलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं। चलो हमने बता दिया, अब आगे चलते हैं। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। दोस्तों मैं इमेज तो नहीं बना सकता, लेकिन बने बनाए इमेज से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि माउस से बन नहीं रहा, माउस से अभी बन नहीं रहा, लेकिन इतना अच्छे से समझा दूंगा कि आप कहीं भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन जितने इमेज एनसीईआरटी में, वो सारी इमेज समझाऊंगा ऐसा नहीं है। इमेज उसमें किताब में है तो समझा दूंगा। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस क्या है? व्हाट इज द माइक्रोस्पोरोजिनेसिस? जीनेसिस, माइक्रोस्पोर का बनना, माइक्रोस्पोर का बनना, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। माइक्रो मतलब छोटे। मेल, मेल के जो गैमीट होते हैं फीमेल के मुकाबले काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए माइक्रोस्पोर बोलते हैं। माइक्रोस्पोर काफ़ी छोटे होते हैं। आपने ह्यूमन में भी देखा होगा कि ओवम एक होता है और स्पर्म करोड़ों करोड़ों स्पर्म होते हैं। इतने छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। इसलिए माइक्रो, माइक्रो मतलब मेल, माइक्रो मतलब छोटा, और मेल का जो गैमीट होता है काफी छोटा होता है। इसलिए माइक्रोस्पोरजिनेसिस, माइक्रोस्पोर का बनना, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। Microsporogenesis is process of the formation of microspore from pollen mother cell through meiosis। मियोसिस से, मियोसिस के, देखो मियोसिस सेल डिवीजन आप पढ़ेंगे आगे। मियोसिस से क्या होता है, जो डिप्लॉयड सेल होती है हेप्लॉयड सेल में बन जाती है, क्योंकि दो गैमीट बनने हैं, उनका फ्यूजन होना है। तो यदि क्रोमोसोम की संख्या आधी नहीं होगी और फ्यूजन हो जाए तो वो तो 4 गुना हो जाएगी। मतलब पूरा जो नेचर ने एक स्ट्रक्चर बना के दिया है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए जो जीव डिप्लॉयड होते हैं, जो जीव डिप्लॉयड होते हैं वो मियोसिस का सहारा लेकर हेप्लॉयड सेल बनाते हैं, और वो हेप्लॉयड सेल ही गैमीट है। गैमीट फ्यूजन करके जाइगोट बनाएगा, जो फिर से डिप्लॉयड होगा। मतलब डिप्लॉयड से डिप्लॉयड ही बनेगा, जाइगोट डिप्लॉयड होता है। ये मियोसिस के थ्रू क्या करते हैं, मियोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर बनता है। फर्दर माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू पोलन ग्रैन, और माइक्रोस्पोर ही डेवलप होकर पोलन ग्रैन बनाता है। स्पोरोजिनस टिश्यू मैंने बताया था आपको कि स्पोरोजिनस टिश्यू थीका, जो थीका मैंने बताया था, थीका के अंदर, थीका के इनर साइड सेंट्रल में कंपैक्टली अरेंज होते हैं, यही है स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसकी सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल, पोलन मदर सेल बनाएंगी। A group of the homogeneous cells, homogeneous cell situated in center of each microsporangium called microsporogenous tissue, sporogenous tissue। आगे चलते हैं। अब देखिए पोलन ग्रेन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पोलन ग्रेन। It is a represent male gametophyte
मेल गैमीटोफाइट है पोलन ग्रेन, जनरली स्फेरिकल, अबाउट 20 टू 25 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है इसका, 20 से 25 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। यदि इसका रेडियस पूछ ले तो 20 का आधा होगा 10 और 25 का आधा होगा 12.5, मतलब 10 से 12.5 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होगा। पोलन ग्रेन में दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज आएगी, आप उसको देखिए। देखिए ये है पोलन ग्रेन, मतलब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड है। टेट्राड माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस हुआ, 4 सेल बनी। मियोसिस 2 फेज में होता है, पहले फेज में 2 सेल बनता है और दूसरे सेल में 2 सेल बनता है, मतलब 4 सेल बनती है। एक सेल से 4 सेल बनता है, एक सेल से 4 सेल बनता है, इसलिए ये माइक्रोस्पोर टेट्राड है। ये आपस में एक काले काले जो केमिकल दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये काला केमिकल दिख रहा है, ये कैलोज है। कैलोज से कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं ये माइक्रोस्पोर। फिर जब ये एंथर मैच्योर होता है तो ये डिहाइड्रेट होता है और ये रिलीज हो जाते हैं। तो माइक्रोस्पोर जब ये रिलीज हो जाते हैं तब इसको हम पोलन ग्रेन बोलेंगे। पोलन ग्रेन 2 लेयर से मिलकर बना होता है ना। एक सेल मेम्ब्रेन तो होती है, क्योंकि पोलन ग्रेन भी तो सेल है ना, वो भी गैमेटोफाइट है। तो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाद एक इंटाइन लेयर होती है और एक एक्जाइन लेयर होती है, 2 लेयर होती है पोलन ग्रेन की। एक्जाइन जो होता है तो आपको ये दिख रहा होगा वैक्यूल और ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक। और ये आपको असिमेट्रिकल स्पिंडल शेप का ही दिख रहा होगा, ये जनरेटिव सेल है भाइयों, स्पिंडल शेप की सेल जनरेटिव सेल, और एक बड़ी सेल है वेजिटेटिव सेल। ऐसा लग रहा है कि जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रही है। वेजिटेटिव सेल साइज में बड़ी होती है, इसका न्यूक्लियस इर्रेगुलर शेप का होता है, कोई शेप नहीं होता। और ये स्पिंडल शेप की सेल, स्पिंडल शेप की सेल जनरेटिव सेल है, मतलब पोलन ग्रेन इन 2 सेल स्टेज में है। अभी 2 सेल स्टेज में है। ये आपको दिख रहा होगा, ये जनरेटिव सेल और ये वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल साइज में काफ़ी बड़ी होती है, क्यों? क्योंकि इसको न्यूट्रिशन देना होता होगा, मतलब देना होता है जनरेटिव सेल से जो मेल गैमीट बनेंगे। जनरेटिव सेल डिवाइड होकर ही मेल गैमीट बनाएगी। मेल गैमीट, पोलन ग्रेन मेल गैमीट नहीं है, पोलन ग्रेन मेल गैमीटोफाइट है। और उसके अंदर जो जनरेटिव सेल है वो जन्म देगी 2 मेल गैमीट को। ओके, एकदम क्लियर। यही जनरेटिव सेल है, ये वाली, ये लिखा है जनरेटिव सेल और ये वेजिटेटिव सेल। इसके बाहर लेयर एक्जाइन और अंदर की लेयर इंटाइन। इंटाइन लेयर कंटिन्यूअस होती है, मतलब वो कहीं पे ब्रेक नहीं होती। इंटाइन लेयर ब्रेक नहीं होती, कंटिन्यूअस होती है, जबकि एक्जाइन लेयर ब्रेक होती है। क्यों ब्रेक होती है बताइए, क्यों ब्रेक होती है? क्योंकि पोलन ट्यूब को निकलने का रास्ता तो देना ही होगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, मेल गैमीट को फीमेल गैमीट से मिलाना, ये हमारा उद्देश्य है। और यदि इस उद्देश्य के, जिस उद्देश्य के लिए हमने जन्म लिया है,
वो उद्देश्य नहीं पूरा होगा तो हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है। इसलिए एक्जाइन लेयर बीच में ब्रेक होती है, क्योंकि एक्जाइन लेयर स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। स्पोरोपोलेनिन इज अ मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल, रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल इन द अर्थ। मतलब कोई एंजाइम इसको ब्रेक नहीं कर सकता। हाई एल्कलिक मीडियम में रख दो या एसिडिक मीडियम में रख दो, ये रेजिस्ट इसके अंदर रेजिस्टेंस रहेगा, मतलब ये ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा, ये ऐसा। इसीलिए पोलन ग्रेन एज ऑफ फॉसिल्स हजारों सालों तक नेचर में प्रोटेक्ट रह सकते हैं इसी की वजह से। वो अलग बात है कि ये एक्टिव नहीं रहेंगे, क्योंकि इनकी एक वायबिलिटी होती है। एक निश्चित समय के बाद इनके अंदर फर्टिलाइजेशन करने की क्षमता खत्म हो जाती है, गैमेट बनाने की क्षमता खत्म हो जाती है, वायबिलिटी खत्म हो जाती है, लेकिन उनके अवशेष तो रहेंगे ना। अवशेष को ही तो फॉसिल्स बोलते हैं, अवशेष को ही हम क्या बोलते हैं, फॉसिल्स। ठीक है, तो पोलन ग्रेन एक लंबे समय तक एज अ फॉसिल्स प्रिजर्व रहता है नेचर में। किसकी वजह से? स्पोरोपोलेनिन की वजह से। अब स्पोरोपोलेनिन को जब कोई एंजाइम नहीं तोड़ सकता तो पोलन ट्यूब की क्या औकात, वो कैसे तोड़ेगी? इसीलिए नेचर ने एक ऐसी जगह बना के रखी जहां पे एक्जाइन में स्पोरोपोलेनिन अब्सेंट होगा ही नहीं, उसको हम जर्म पोर बोलेंगे। वहीं से पोलन ट्यूब निकलेगी, वहीं से पोलन ट्यूब निकलने वाली है। आपको मैं दिखाऊंगा आगे, पॉलिनेशन के बाद दिखाऊंगा, अभी नहीं। अभी तो पॉलिनेशन नहीं, अभी तो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ रहा हूँ। ओके, आगे इसको हमने पढ़ा है। पोलन ग्रेन्स हैव टू वॉल लेयर, एक्जाइन, इंटाइन। एक्जाइन बना होता है स्पोरोपोलेनिन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, सुपर मोस्ट क्वेश्चन स्पोरोपोलेनिन। इसको हाईलाइट कर दो भैया। ओहो, लेकिन इसका कलर ये स्पोरोपोलेनिन, एक एन छूट गया यार। चलो, स्पोरोपोलेनिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पोरोपोलेनिन से आएगा, क्योंकि अर्थ में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसलिए इसके समान दूजा न कोई। जर्म पोर के बारे में जान चुका हूँ, सॉरी इन टाइम तो बताना भूल गया, फिर भी आप पढ़ सकते हैं, इन टाइम को याद रखिए। इन टाइम की लेयर्स सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है, सेलुलोज पैक्टिन की बनी होती है, थिन लेयर होती है, कंटिन्यूस होती है, कहीं पे ब्रेक नहीं होती, क्योंकि इसको ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है, पोलन ट्यूब ब्रेक कर लेगा। एक्जाइन को ब्रेक करना इम्पॉसिबल है, इसीलिए जर्म पोर जहाँ से उसको निकलना, जहाँ से रास्ता है, वहाँ पर एक्जाइन की स्पोरोपोलेनिन अब्सेंट होगा, मतलब एक्जाइन ही ब्रेक होगी, वहाँ पे स्पोरोपोलेनिन अब्सेंट होगा, इसीलिए उसको जर्म पोर बोलते हैं। सेलुलोज और पैक्टिन से मिलकर बना होता है, ठीक है। ओके, जर्म पोर पोलन ग्रेन एक्जाइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर, अपर्चर मतलब छिद्र, वेयर स्पोरोपोलेनिन अब्सेंट। जर्म पोर वह ऐसी जगह है, ऐसा छिद्र है, ऐसा होल है जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे जर्म पोर।
11 बजे है। अब स्पोरोपोलेनिन है। अरे सब मस्त है।